आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 में स्थापित हुआ है और आज हमारी यात्रा 2024 में चल रही है। उसका एक पड़ाव ये भी था कि हर 3 महीना पर नहीं होता, 6 महीना पर, साल में 2 या 3 बार क्या कह रहे हैं हम लोग अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते हैं। वही बैठक आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र भूमि में झारखंड रांची में हम लोग ने आज किया। हमारे कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित थे। इस बैठक की उपस्थिति की विशेषता ये रही कि आज हम लोग लगभग 2-3 दर्जन बार कार्यकारिणी की बैठक किया है, चाहे पटना में किया हो, चाहे दिल्ली में किया हो, चाहे दिल्ली वहाँ किशनगंज में किया हो। तो आज लगभग 12-13 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। इतनी बड़ी संख्या में बाहर के नेतृत्व करने वाले हमारे नेता लोग नहीं आते थे। आज 12-13 राज्यों के नेता लोग आए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम कहना चाहेंगे फख्र के साथ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अब सिर्फ बिहार की पार्टी नहीं रही जो पराया लोग कहते थे। ये देश स्तर की पार्टी हो गई है और आज यही सूचना देना चाहते हैं आपको। अब बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर बात हुई है कि हम लोग संगठन को कैसे मजबूत करेंगे। उसके लिए 6 या 7 रेजोल्यूशन लिए गए हैं। उन रेजोल्यूशन के बारे में हमारे प्रधान सचिव आपको बोलेंगे, सबों के बारे में उसकी एक कॉपी आप लोगों को दे देंगे। लेकिन उसमें अहम मुद्दा हमारे सामने है कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि समाज में 2 ही जाति के लोग होते हैं, एक अमीरों की और एक गरीबों की। तो हम गरीब के लिए प्रायः काम करते हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक राजनीति रूपी चाबी नहीं मिलेगी गरीबों को, तब तक विकास रूपी ताला नहीं खुलने वाली है। तो इसी के तहत हम लोगों ने सोचा है, हम लोग की मान्यता है, आज सभी बैठकों में हमारे साथियों के विचार आया कि हमारे गरीब तबके के लोग ही मजदूर माइग्रेट करते हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, और वो बाहर जाकर के काम करते हैं। ठीक है, काम करना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आम चुनाव की बात आती है तो ये लोग कम मजदूरी मिलती है, समय नहीं मिलता, इसके कारण वो लौट के नहीं आते हैं वोट देने के लिए। इससे हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को विशेष करके क्षति होती है। हर कंस्टिट्यूंसी में, अगर विधानसभा कंस्टिट्यूंसी अगर कहिए तो कम से कम 10,000 से 15,000 तक वर्कर हमारे बाहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। पार्लियामेंट की बात अगर कहिएगा तो 70-80 हज़ार हमारे लोग बाहर काम करते हैं। और वो अगर आते हैं और वोट कास्ट करते हैं तो हम समझते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सेहत, पार्टी के सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पड़ता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। इसीलिए हम लोगों ने आज लिया है निर्णय कि हम सरकार से मांग करें, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो, कि जहाँ से जो मजदूर जाते हैं बाहर कमाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई ठेकेदार ले जाता है और अगर मजदूर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, एक बात। अब दूसरी बात कि अगर चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन के उपरांत, तो जब वोट की बात आती है तो सरकार अपनी व्यवस्था से उन लोगों को वोट देने के लिए राज्य में बुला दे। ये हम लोगों का एक अहम मुद्दा, अहम आज निर्णय हम लोगों ने लिया है। और दूसरी बात जो आप लोग भी चाहेंगे, सोचते होंगे कि हम लोगों ने विचार किया है कि आगे आने वाला विधानसभा चाहे झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, हमारी पार्टी लड़ेगी, निश्चित रूप में लड़ेगी। सीटों के संबंध में हम लोग कुछ एक्सपर्ट लोगों को लगाए हैं कि जो रिपोर्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ कितने सीटों पर हम लोग लड़ेंगे।
और जहाँ तक उपचुनाव की बात है बिहार में, तो बिहार में उपचुनाव में भी हमारे शिरकत होगी, ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और उसके बाद जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारे प्रधान सचिव बोलेंगे। और एक अहम मुद्दा इसमें बात आई है कि हम लोगों ने मुक्त कंठ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोगों ने प्रशंसा किया है, आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने एक ऐसा मौका दिया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कि जिससे समझ से हिंदुस्तान के लोग हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को जानने लगे। आप जानते हैं कि विगत लोकसभा चुनाव में हमें मात्र 1 सीट मिली थी। हम लोगों ने सब्र किया, हम लोगों ने कोई चीज को नहीं किया कि हमको 10 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए। 1 सीट लड़े, 1 सीट जीते। लेकिन वहाँ जब केंद्र में मंत्रिमंडल बनने की बात आई तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 सीट वालों को भी 1 कैबिनेट मंत्रालय दिया और 5 सीट वालों को भी 1 मंत्रालय दिया। तो सब हिसाब किताब बराबर उन्होंने करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो घाव पड़े थे उस घाव को उन्होंने मलहम नहीं लगाया, एकदम फर्स्ट क्लास से उसको रिपीट कर दिया कि उसका घाव खत्म हो गया है। और साथ साथ विभाग भी अच्छे दिए, विभाग भी ऐसा कि घाव को उन्होंने मलहम नहीं लगाया, एकदम फर्स्ट क्लास से उसको रिपीट कर दिया कि उसका घाव खत्म हो गया है। और साथ साथ विभाग भी अच्छे दिए, विभाग भी ऐसा कि यहाँ पर जो गरीब तबकों की संख्या है 70% बताई जाती है और 70% गरीबों के लिए जो उद्योग है कहा जाता है कि व्यापारे बसंती लक्ष्मी, माने लक्ष्मी का निवास व्यापार में होता है। हमारे पुराने ज़माने में कहा गया था उत्तम खेती मध्यम मांग नीच चाकरी भीख निदान। तो इस दृष्टिकोण से हमारे देश में मात्र 25,000 बहुत बड़े बड़े काम उद्योग हैं और छोटे छोटे उद्योग जो मंझला उद्योग है, छोटा उद्योग है और जो सूक्ष्म उद्योग है, इसकी संख्या लगभग 6 करोड़ है। तो आप जोड़ सकते हैं कि 6 करोड़ उद्योगों को देखभाल करने के लिए, उसमें लगे हुए मजदूरों की भलाई के लिए, आगे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आज जो MSME विभाग दिया गया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, कहने का मतलब है कि 70% गरीबों को सेवा करने का मौका दिया गया है। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री को निश्चित रूप में आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। और फिर प्रधानमंत्री को हम लोगों ने धन्यवाद इसी रूप में भी दिया है कि जो बजट पास हुआ है इस बार, बजट आप लोग जानते होंगे कि 48 लाख करोड़ के आसपास में है। लास्ट ईयर करीब 45 लाख करोड़ का था, उसको बढ़ा करके 48 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। उस बजट में अगर हम आपको बताते हैं तो ये कहना चाहेंगे कि बिहार को कर्णांकित तो लगता है कि 60,000 करोड़ का मिला है, उसका बताएंगे तो समय लग जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने बताया है कि गया विष्णुपथ को और गया महाबोधि मंदिर बोध गया को कॉरिडोर रोड बनाया गया है राजगीर तक। इस कॉरिडोर बनाने में तो 10-5 हज़ार में नहीं बनेगा, इसमें भी लाख करोड़ रुपया लग सकता है, ये भी मिला है। उसके बाद औद्योगिक केंद्र के रूप में गया को किया गया है प्रस्तावित। इस औद्योगिक कॉरिडोर बनाने में भी लाखों करोड़ रुपया खर्च हो सकता है। तो कहने का मतलब कि बिहार को 4 लाख 5 लाख करोड़ के आसपास में पैसा भारत सरकार ने दिया है और महिलाओं को, युवाओं को सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काफ़ी पैसा दिया है। अगर उसका डाटा करेंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन इस पर विचार दिया है। तो इसीलिए बिहार के बजट अच्छा दिया है। इसके लिए बिहार में गरीबों के लिए खास करके जो MSC विभाग जिसको हमको दिया गया है उसका भी एक उसका भी हमारे पास एक खाका है,
वो खाता में से आपको स्पष्ट होगा कि हमारे दल के लोगों को काम चलाने के लिए, मैंने पार्टी को काम चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है कि जो MSME जो हमारा है, जिसको हम कहते हैं कि MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसको दिया गया विभाग को। तो जानते हैं उस विभाग में क्या है, वो GDP का 31.1% योगदान है इस विभाग का। GDP का 100 में 30%, 30.1%। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग समूचे हिंदुस्तान में है, उसमें इस विभाग का योगदान 35.4% है। और उसी तरह से हमारा एक्सपोर्ट में जो योगदान होता है वो 45.73 है। कहने का मतलब इतना बड़ा विभाग का हम लोगों को मौका दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, इसलिए उनको हम लोग अपने तरफ से तो आभार व्यक्त करते ही हैं। एक गरीबों के लिए, जिसकी 70% आबादी है, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा काम सौंपा है और काम करने के लिए मौका दिया है। और बिहार को जो दिया है बजट, उसके लिए हम लोगों ने धन्यवाद दिया है। तो कहने का मतलब हमारे जो आज एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में ये भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री के प्रति, बजट अच्छा दिया है, बजट गरीबों के लिए किया है, बजट महिलाओं के लिए किया है, और हमारे दल के जो मंत्री हैं उनके लिए भी अच्छा व्यवहार दिया है। इसके लिए हम लोगों ने आभार व्यक्त किया है। ये आज हमारे कार्यकारिणी समिति की बैठक का एक अहम प्रस्ताव भी है। तो इसी तरह से हम लोग ने प्रस्ताव आज 7 पारित किया है, जिसकी प्रतियां आपको मिलेगी। मूल रूप में जो बातें थी उसकी चर्चा आपके सामने हमने की। मंत्री जी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि जो एक पीढ़ी के बाद आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण दूसरे लोगों को, देखिए वो ऑर्डर नहीं है, 7 जज लोग किया है फैसला, नोट दिया है, उसमें एक जज ने वैसा कहा है। तो सवाल ये है कि हम लोग तो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम समर्थन करते हैं, वो अच्छा है। और बिहार में खास करके आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार का 2011-12 में ही व्यवस्था कर दी थी कि शेड्यूल कास्ट में एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा OBC में भी है, और शेड्यूल कास्ट में दलित और महादलित करके था। तो उसी वर्गीकृत को कुछ लोगों ने कोर्ट में भी उसमें चैलेंज किया था, तो कोर्ट ने अमान्य कर दिया था हम लोगों का निर्णय को। तो जिसके तरह से फिर जैसे के तैसे था, उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कर दिया। कहने का मतलब बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो शेड्यूल कास्ट के लिए या जो कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, वो स्वागत योग्य है। रही बात एक पीढ़ी की बात है, तो वो जनरल फैसला नहीं है, कोई व्यवस्था की है, वो स्वागत योग्य है। रही बात एक पीढ़ी की बात है, तो वो जनरल फैसला नहीं है, कोई एक जज की मान्यता है। तो उस पर क्या आगे फैसला वो लोग लेंगे, तो उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। पर गांधी जी उसी फैसले के खिलाफ चिराग जी भी पिटीशन डाल रहे हैं आपके साथ में। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी जब एग्रीड होता है तो करेगा, अपना अपना विचार है। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी जब आरक्षण की बात की थी तो उन्होंने कहा था हर 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा पुनर्विचार की बात उन्होंने नहीं कही थी। बहुत लोग कर लीजिएगा, आप लोग भी कर लीजिएगा कि मांझी जी कह रहे थे कि अम्बेडकर साहब ने पुनर्विचार की बात की थी, इसलिए हम खोल करके कहते हैं पुनर्विचार और समीक्षा में फर्क होता है। समीक्षा इसलिए कि 10 वर्ष में हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। लेकिन आज 77 वर्ष 76 वर्ष हो गए आज़ादी के, क्या एक बार समीक्षा हुई? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने प्रावधान किया था आरक्षण का, संविधान निर्माण में उनकी अहम योगदान थी, उनकी बात को तो 76 वर्ष में हमने कुछ नहीं किया। उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया कि भाई जो लाभ लेकर के आगे बढ़ गए हैं, हम उनको न कहते कि उनको दबाइए, वो बढ़ते रहें। लेकिन जो पीछे पड़े हुए हैं, जैसे एक उदाहरण आपको बतलाते हैं,
अभी हमने कहा है कि जनरल हिंदुस्तान के लोगों में साक्षरता का दर 80% और शेड्यूल कास्ट की साक्षरता का दर 30 या 32%। और शेड्यूल कास्ट में अगर जाति वाइज जोड़िएगा तो 4 जातियाँ ऐसी है जिसकी साक्षरता दर 30 से 40% है, और बाकी 22 जातियाँ यहाँ ऐसी है जिसकी साक्षरता दर 3% से लेकर के 15% है। तो 15% वाले जिसकी साक्षरता दर है उसको 40% बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए ना। सवाल है, कोई गाड़ी जा रही है रांची से राजधानी एक्सप्रेस, अब कोई गाड़ी है पैसेंजर, तो अगर दिल्ली पहुंचाने के लिए तो पैसेंजर को तो पुश करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में जो 48-76 वर्षों में आगे बढ़ गए हैं तो वो बढ़ें, उनको रोकने की बात कहाँ है। लेकिन जो नहीं बढ़े हैं, जिनकी साक्षरता दर 30% का 20%, 15% से भी कम है, तो क्या लोग यही चाहते हैं? इसलिए यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के मामला को चैलेंज करने की बात की है तो मैं कहता हूँ कि वो अपने स्वार्थ में किया है, समाज के लिए नहीं किया है। समाज को यही चाहिए, जिसकी चर्चा आप लोग को सामने कहूँ कि रामायण में बात आई है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषक सकल जल, तुलसी सहित विवेक। तो विवेक से होना चाहिए जो अम्बेडकर साहब ने कहा। मंत्री जी आपके डिपार्टमेंट में जो लोन वगैरह की व्यवस्था है वो गरीबों और दलितों को मिल नहीं पाता है। भी हो गया, बैंकर्स जो हैं वो एकदम आप सही कह रहे हैं। इस प्रकार का शिकायत मिली है, कल ही हमने समीक्षा किया है। यहाँ हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, खादी ग्राम उद्योग है हमारे यहाँ, फिर NSIC है हमारे यहाँ, क्वायर बोर्ड है हमारे यहाँ, MSEME ऑफिस है। ये सब का कल हम मीमांसा किया है। तो हम लोगों ने पाया है कि जितनी शिकायतें आ रही है वैसी शिकायत नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा है, लेकिन बाई एंड लार्ज बैंकर लोगों का कोऑपरेशन हुआ है। अगर कहीं दिक्कत है तो सुटेबल इंस्ट्रक्शन झारखंड के लोगों को दे दिया गया है, और फिर यहाँ पर और कुछ अच्छे काम हों, चाहे हमारे यहाँ से टेक्निकल सेंटर बनने की बात है, क्लस्टर बनने की बात है, और लोगों को ऋण देने की बात है, उसमें सुधार लाने के लिए 7 तारीख को हमारा डिपार्टमेंट का जो सचिव हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो ये सब सारी बातों को और विस्तृत रूप में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।